Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Rabnawaz Zoon. Today in this lecture we will learn about the for loop under loop control structure in C language. इससे पहले हमने while loop जो है वो डिटेल में देखा है और loops हम पढ़ रहे हैं आजकल, तो loop के अंदर जो है हमने देखना है कि आज जो है for loop जो है उसको हम डिटेल में चेक करेंगे कि for loop जो है वो कैसे काम करती है, उसका सिंटैक्स क्या है और जो जो वो से प्रोग्राम हम बनाएंगे इसमें उससे हम जो है for loop के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये लूप भी बेसिकली जिस चीज़ को हम रिपीट करना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम्स को, किसी भी एक्शंस को, तो ये भी रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। सो द फॉर लूप बेसिकली अलाउज अस टू स्पेसिफाई थ्री थिंग्स अबाउट ए लूप इन ए सिंगल लाइन। जैसे वाइल लूप में हम ये करते थे कि हमारे पास एक उसके सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो एक इनिशियल काउंटर की वैल्यू हम सेट कर देते थे, उसके बाद वाइल होता था, उसके बाद कंडीशन, फिर वाइल की बॉडी के अंदर जो है हम जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो वाला एक्शन लिखा और वाइल की जो बॉडी की जो फाइनल ब्रेसेस होंगी उनसे पहले हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन हम एक ही लाइन में स्पेसिफाई करेंगे। जनरल फॉर्म आपके सामने फॉर FOR जो है इसका जो है वो कीवर्ड है, उसके बाद आपकी पैरेंथेसिस, उसके अंदर इनिशियलाइज काउंटर करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन है, फिर टेस्ट काउंटर मीन यहाँ पे हम कंडीशन पुट करेंगे कि आपका जो लूप है वो कहाँ तक जाएगी, और इंक्रीमेंट काउंटर जो है वो आपको आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको इंक्रीमेंट करेगा और आपकी एक इटरेशन एंड देन सेकंड इटरेशन एंड देन थर्ड इटरेशन, उस तरह हमारे पास इटरेशन जो है इंक्रीमेंट होते जाएंगे। उसके बाद जो है फॉर लूप की बॉडी है जिसके अंदर हम डू दिस एंड दिस एंड दिस जो है हमारे पास वैलिड सी स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे आप लिखेंगे और उनको एग्जीक्यूट करवाएंगे। फ्लो चार्ट अगर हम देखें फॉर लूप का तो इससे पता चल जाएगा हमें कि हमारी लूप जो है उसकी जो वर्किंग कैसी होगी। तो हम इनिशियलाइजेशन, एक इनिशियल वैल्यू जो है वो काउंटर को दे देंगे वेरिएबल को, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जो कोड इनसाइड दी लूप है वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद हमने जो काउंटर की वैल्यू है उसको हम अपडेट कर देंगे, मीन एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, टू करें, जो भी आप जो आपके काउंटर की वैल्यू है जिस तरह आपने इसको इंक्रीमेंट किया हुआ है उस काउंटर की वैल्यू को अपडेट करने के बाद फिर दोबारा हम कंडीशन चेक करेंगे और ये कंडीशन जो है जब तक ट्रू है हमारे पास ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगी और जब काउंटर की वैल्यू अपडेट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका लूप जो है स्टॉप हो जाएगी या आपका कंट्रोल लूप से आउट हो जाएगा। जनरल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं लूप के बारे में, फॉर लूप के बारे में। When the for statement is executed for the first time, the value of the count is set to an initial value. Assume we say it's 1. So, and we in the test condition we just specify that count is less than or equal to 3. This means if we're starting from the 1, so the loop will iterate 3 times. Since the count is 1, the condition is satisfied and the body of the loop is executed for the first time. फर्स्ट टाइम आपकी वैल्यू जो अपने काउंट की इनिशियल वैल्यू है उसको कंडीशन के साथ चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो सीधा आप लूप की बॉडी में आएंगे और आपका जो एक्शन वहाँ पे आपने लिखा वो परफॉर्म होगा। उसके बाद आपने काउंट की वैल्यू को अपडेट करना है, उसके बाद वैल्यू नई वैल्यू जो अपडेट होने के बाद आएगी। इस केस में हमारे पास काउंट की वैल्यू जो है स्टार्ट में 1 थी, पहली बार सेटिस्फाई हुई थी, वो हमने उसकी लूप की बॉडी जो है एग्जीक्यूट करेगी, फिर काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 2 हो गया, तो 2 काउंट की वैल्यू अपडेट करने के बाद दोबारा हम कंडीशन चेक करेंगे और अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू है और इस केस में अगर ट्रू होगी तो उस केस में हमारे पास जो है बॉडी ऑफ द लूप जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट करेगी और ये हम उस वक्त चलते रहेंगे जब तक हमारे पास काउंट की वैल्यू 3 से एक्सीड नहीं कर जाती, क्योंकि हमने 3 तक जाना है, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। ये लेस देन तक भी ट्रू होगी और इक्वल तक भी हमारे पास कंडीशन ट्रू बनेगी, लेकिन जब काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और आप लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया उसी की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। फॉर लूप को लिखने के बहुत से तरीके हैं, यहाँ पे मतलब वेरिएशंस या मतलब वे बताए गए हैं जिसमें हम जो है फॉर लूप को लिख सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट कराएंगे थ्रू डिफरेंट वेज। यूज चेक इट द फर्स्ट केस, इंट आई
और फॉर के अंदर हमने जो काउंटर था आई उसको हमने पहले डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने आई की वैल्यू को सेट किया टू इनिशियल वैल्यू 1, देन सेमी कॉलन, देन we just bound the iteration of the loop by setting a condition that I is less than or equal to 10, and we just at the last stage right of the semicolons the third part of the loop is increment operation। तो उसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जो i की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दिया और उसकी बॉडी के अंदर हमने i की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। जब ये लूप चलेगी तो i की वैल्यू 1 है फर्स्ट टाइम, i इज लेस देन इक्वल टू 10 यस ट्रू है तो i प्रिंट कर देगा 1। उसके बाद कंट्रोल आपका यहाँ से सीधा इधर आएगा, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, 2 हो जाएगा और फिर उसके बाद सीधा इस जगह पे कंडीशन चेक होगी, सेटिस्फाइड है, दोबारा i की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3 हो जाएगी और फिर 3 वाली कंडीशन ट्रू है तो 3 प्रिंट कर देगा। इस तरह करते 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 हमारे पास वैल्यू जो है 9 और फिर 10 के केस में हमारे पास वैल्यू 10 प्रिंट होगी और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 10 + 1 11 कर देगा। 11 के केस में हमारे पास वैल्यू जो है फॉल्स हो जाएगी तो आपकी वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएंगी। हमारे वैल्यू के बाद स्लैशन लगाया हुआ तो ये बिल्कुल ऊपर 1 आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन नंबर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू 10 वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी। बी वाले केस से हमारा ये है कि हमने यहाँ से जो इंक्रीमेंट ऑपरेशन था उसको हमने यहाँ से उठा के प्रिंट की स्टेट के बाद लगा दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सेमी कॉलन की पोजीशन वहाँ पे ही रहेगी। आप सेमी कॉलन को आपने छोड़ना नहीं है, आप ये नहीं है कि आप यहाँ पे इसको ओमिट कर दें, आप ओमिट करेंगे तो आपको सेंटेक जो हमारे पास एरर आ जाएगा। इसी प्रोग्राम को लिखने का एक और तरीका भी है कि आप जो है आई की जो इनिशलाइज़र है, काउंट की इनिशियल वैल्यू है, इसको आप वाइल लूप की तरफ बाहर जो है आप इसके लिख सकते हैं और फॉर की बॉडी के अंदर जो सेमी कॉलन की पोजीशन है वो एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद आपने कंडीशन लगाई और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी और नीचे वो स्टेटमेंट लगा दी। तो इसका मतलब ये है कि आप आई की वैल्यू को यहाँ से बाहर भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट वे ये है कि आप जो है इसको देखने में जो है ऐसा लगता है कि ये वाइल लूप, इसमें हमने इनिशियल वैल्यू जो है वो बाहर दे दी, कंडीशन लगाई और फॉर की बॉडी के अंदर हमने जिस सेक्शन को हमने इटरेट करना है वो लिखा और उसके फ़ौरन बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेशन किया। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास नेसेसिटी के बाद जो सेमी कॉलन है वो और कंडीशन के बाद जो सेमी कॉलन है वो अपनी पोजीशन पर कायम है। इसमें से किसी चीज़ को भी अगर सेमी कॉलन में मिस करेंगे तो आपको सिंटैक्टिक एरर कंपाइलर थ्रो करेगा। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि हमने आई की वैल्यू को सेट टू 0 किया। उसके बाद जो है आई को इंक्रीमेंट करने के बाद हमने इंक्रीमेंट करने के साथ ही हमने इसको चेक कर दिया और उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया हमने। उसके बाद जो है जी ये दिस इज़ आल्सो अ वे जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। फिर जो है हमारे पास आई की वैल्यू है और आई को हमने डिफ़ाइन किया और आई की वैल्यू को इनिशियल सेट टू 0 कर दिया और उसको इंक्रीमेंट करने के बाद हमने लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया और आखिर में हमारे पास जो है सेमी कॉलन वहाँ पे ही रह गया। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट वाली वैल्यू इंक्रीमेंट वाली थी उसको हमने यहाँ पे ही कर दिया है, इंक्रीमेंट करने के बाद टेस्ट कर लिया है। इसका मतलब है कि आई इक्वल टू 0 पहले इनिशियल वैल्यू होगी, उसको हमने कंडीशन को चेक किया, आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है और आई की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू अपडेट होगी और फिर उसको हम उसका टेस्ट परफॉर्म होगा। तो these are the different ways, we have 6 ways in which we can write the same operations of the loop, लिख सकते हैं हम लोग इस तरह। यहाँ पे प्रोग्राम 1 है हमारे पास जिसमें हमने ये करना है कि to find the sum of first n natural numbers where n is entered by the users, यूज़र ने जो है वो वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन मैन के बाद जो है हमने इंट n एक वेरिएबल n बनाया और जो हमने यूज़र से पूछना है कि आपने लूप कहाँ तक चलानी है। काउंट की वैल्यू है, काउंट एक वेरिएबल है जो हमारे पास काउंट के जो लूप के अंदर काउंटर इस्तेमाल होगा और सम इक्वल टू हमारे पास 0 है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया है हमने। और उसके बाद हमने क्या किया, ये आपने लूप चलाई काउंट इक्वल टू 1, काउंट को हमने यहाँ पे 1 इनिशियलाइज कर दिया, काउंट इज लेस इक्वल टू n, जो यूज़र ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि वो कहाँ तक वैल्यू जो है उसने प्रिंट करवानी है। काउंट को प्लस प्लस किया और सम प्लस इक्वल टू काउंट मीन सम इक्वल टू सम प्लस काउंट।
काउंट की इनिशियल वैल्यू आएगी, सम की इनिशियल वैल्यू 0 थी तो 1 + 0 सम में आ जाएगा। इस तरह जो है हमारे पास ये लूप जो है, अगर फॉर एग्जांपल हमने 10 दिया तो ये 10 तक जाएगी और तमाम की तमाम वैल्यू को सम के अंदर जमा कर देगी। जो ही आपकी कंडीशन जहाँ पे फॉल्स हुई, जब लूप की बॉडी से आप बाहर आएंगे तो सम की वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम 2 है जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है यूजिंग फॉर लूप, और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि किस नंबर का आप जो है वो टेबल बनाना चाहते हैं। तो उसमें हमने वो नंबर रीड कर लिया और फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने उस नंबर को जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने n दिया, n के अंदर हमने टू का टेबल अगर बनाना है हमने तो 2 स्टैरिक आई की वैल्यू और आखिर में हमारे पास इक्वल के बाद जो है n स्टैरिक आई कर दिया। दिस मीन के n की वैल्यू हमारे पास 2 थी और ऑल द टाइम दिस वैल्यू विल बी रिटेन्ड, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पे आई की वैल्यू अट्रेट हो रही है यहाँ पे जो हमारे पास लूप की वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हर बार इंक्रीमेंट पहले 1 होगी, फिर 2, फिर 3 अप टू 10 और ये लिखा हुआ इस तरह आएगा। और इक्वल के बाद जो हमारे पास ये वाली परसेंट डी एस की जगह पे हमारे पास n स्टैरिक आई, और n हमारे पास अगर 2 है तो i की वैल्यू पे एक पहली बार 1 होगी तो 2 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, फिर 3 होगी तो 6 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास टेबल जो है हमारे पास जो है वो 2 का प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम 3 में हमने ये करना है कि फॉर लूप की मदद से हमने किसी भी गिवन नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं कि वो नंबर जो है अगर हम 10 देते हैं तो 1 से लेके उस 10 तक ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने यूज़र से एक नंबर जो है उसकी चॉइस का रीड करवा लिया और प्रिंट एफ के अंदर हमने फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर्स आर, नीचे हमने लूप के अंदर उस कंडीशन जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और उस नंबर तक हमने लूप को लेके जाना है। और हर लूप के इटरेशन के ऊपर हम जो है ये चेक करें वो जो नंबर है हमने रीड किया है उसको आई की लूप की जो इटरेशन है पहले 1 है, फिर 2 है, फिर अप टू 10 है, हर बार हम लूप की इटरेशन को उस नंबर पर डिवाइड कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि उसका रिमाइंडर किस वैल्यू पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिस वैल्यू पे भी हमारे पास आई की वैल्यू के ऊपर वो जो नंबर है वो अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो उस आई की इटरेशन को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। इससे पता चल जाएगा हमारे पास ही कि आपके पास जो है वो जो नंबर आपने दिया है ऐसे कौन कौन से नंबर हैं कि जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने इस केस में 60 दिया था तो 60 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं या जो फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, फिर 2 पे होता है, फिर 3 पे होता है, फिर 4 पे होता है, फिर 5 पे होता है, 6 पे, 12 पे, 15 पे, 20 पे, 30 पे और 60 अपने आप पे भी जब डिवाइड होता है तो हमारे पास उसका रिमाइंडर 0 बनता है। प्रोग्राम 4 में हमने किसी भी गिवन नंबर का जो है फैक्टोरियल फाइंड करना है यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे हमने जो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 है हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है इंट का, उसके पीछे हमने अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग लगाया है। इसलिए लगाया कि आजकल जो पुराने कंपाइलर थे लाइक टर्बो सी उसके अंदर जो हमारे पास इंट की वैल्यू थी वो 2 बाइट्स की होती थी। तो अगर हम किसी बड़े नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो वो जिसकी वैल्यू जो है वो 32,000 से ज़्यादा हो जाती है, 33,000 से, तो वो वैल्यू जो है वो हमारे फैक्टोरियल में काउंट नहीं होती थी। फैक्टोरियल जो वैल्यू जो सिंपल इंट के साथ होता था उसको स्टोर नहीं कर सकता था। लेकिन आजकल जो हमारे पास कंपाइलर है जैसे हम डेव सी यूज़ कर रहे हैं या बोरलैंड यूज़ कर रहे हैं या हम GC कंपाइलर यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है इंट की जो मेमोरी रिजर्वेशन है साइज़ है वो हमारे पास 4 बाइट का है, तो उसमें इशू नहीं आता। तो आप यहाँ पे सिंपल इंट लगा के इंट फैक्टोरियल को 1 भी करेंगे तो आपके पास कोई इशू नहीं आएगा। और नंबर हमें रीड कर लिए यूज़र से रन टाइम पे और नंबर को चेक किया, अगर हमारे पास नंबर जो है लेस देन 0 है तो हम जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि नंबर जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और एल्स वाले केस में अगर वो लेस है तो ये हमारे पास मैसेज आ जाएगा एरर फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी एल्स में आ जाएंगे। एल्स के अंदर आपने लूप लगा दिए, उस नंबर तक आपने काउंट इक्वल टू 1 को उस नंबर तक जाना है और काउंट को इंक्रीमेंट करना है। नीचे हमने फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल स्टैरिक काउंट
हमने कर दिया कि काउंट की वैल्यू 1 है और फैक्टोरियल में मैंने 1 डाला हुआ है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब लूप इंक्रीमेंट करेगी तो वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई है। और अब हमारे पास जो है काउंट में 2 आ गए और पहले से फैक्टोरियल में 1 पड़ा हुआ है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और फैक्टोरियल में हमारे पास 2 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 5 दिया हुआ था, 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं, फिर 3 हो गया, तो 3 वाली कंडीशन ट्रू है, अब काउंट में 3 है और फैक्टोरियल में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और जब फिर 5 होगा काउंट की वैल्यू और उसको जब हम 24 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो 5 का फैक्टोरियल है नीचे, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप की बॉडी से जब बाहर आएंगे तो फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसका कॉन्सेप्ट है नेस्टिंग ऑफ लूप्स। पीछे हमने पढ़ा था कि हम वाइल लूप को कैसे नेस्ट कर सकते हैं। लूप विद इन लूप, आप लूप की बॉडी के अंदर दोबारा एक और लूप लिखते हैं तो उसको हम नेस्टिंग कहते हैं। The way if statements can be nested, similarly whiles and for loops can also be nested. To understand how nested loops works, look at the program below. हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने फॉर लूप की मदद से जो है एक नेस्टिंग की हुई है। हमारे पास एक वेरिएबल है आर और एक सी और एक सम ऑफ टाइप इंटीजर। फॉर की लूप में जो आउटर लूप है हमारे पास वो 3 टाइम्स इटरेट होगी। Initial value of r is 1 and the final value is r is equal to 3, this means 3। और आउटर लूप के अंदर हमने एक और लूप डिफाइन की है, c इक्वल टू 1 टू c इक्वल टू 2 तक 2 इटरेशन इसकी हैं, और इसकी बॉडी के अंदर हमने r और c की वैल्यू को जमा करना है और सम में उनकी वैल्यू जो है एक्यूमुलेट हो जाएगी, और आखिर में हमने r की वैल्यू और c की वैल्यू हर बार जो है उन दोनों का रिजल्ट जो सम करेंगे, r की वैल्यू c की वैल्यू जो भी होगी उसको सम करके हमने वहाँ प्रिंट करवा देना है। आर की इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जांपल हम इसे स्टार्ट करते हैं तो ड्राई रन देखते हैं, आर इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, आप इनर लूप में आ जाएंगे। इनर लूप में हमारे पास सी की वैल्यू 1 है, सी इज लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है। अब नीचे आ जाएंगे, आर की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और 1 + 1 2 सम में आ जाएगा, प्रिंट ऑफ हो जाएगा। आर की ये कंडीशन यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो आर की वैल्यू 1 थी, तो अब ये आर की वैल्यू 2 हो गई है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 यस। तो अब यहाँ पे हमारे पास आर की पीछे से वैल्यू 1 ये अभी तक आई है, तो 1 + 2 करेंगे तो हमारे पास सम में 3 आ जाएगी। जब यहाँ पे सी की वैल्यू 3 हो जाएगी कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होने के केस पे यहाँ से कंट्रोल आपका निकल के आउटर लूप पे चला जाएगा। आउटर लूप में आर की वैल्यू पहले 1 थी, अब आर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब कंडीशन ट्रू है, तो जब कंडीशन ट्रू है तो आप आउटर लूप की बॉडी में आएंगे, तो आउटर लूप की बॉडी में अगेन हमारे पास फॉर लिखा हुआ है। उस केस में हमारे पास क्या होगा, c इक्वल टू 1 और c इज लेस देन इक्वल टू 2। अब हमारे पास जो है दोबारा c की वैल्यू 1 है, दोबारा चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, और अब r की वैल्यू हमारे पास 2 थी और c की वैल्यू 1 हो गई है, तो 3 यहाँ प्रिंट कर देगा। अब c की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है, कंडीशन ट्रू है, ऊपर से 2 आया, r की वैल्यू 2 थी, 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 के केस में अंदर इनर लूप जो हमारे पास जो है वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी, दोबारा कंट्रोल आपका इनर लूप में आ जाएगा और आर की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करके 3 कर देगा। तो जब 3 होगा तो कंडीशन ट्रू है। अब 3 वाले केस में फिर हमारे पास जो है इनर वाली लूप के दोनों इटरेशन चलेंगी, उनकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट होंगी। जब यहाँ से कंट्रोल निकल ऊपर वाली लूप में जाएगा तो आपके पास जो है आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब 4 होगी तो हमारे पास कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन आउटर लूप की फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली आप आउटर लूप की बॉडी से ही बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से आप आउट हो जाएंगे और आपकी वैल्यू सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटर लूप की हर इटरेशन के लिए इनर लूप की सारी इटरेशंस चलेंगी। दिस मीन आर की 3 इटरेशंस थी, तो आर की एक इटरेशन के लिए इनर लूप की 2 इटरेशन 2 बार चलेंगी, और आर की 3 इटरेशन के लिए हमारे पास जो है इनर लूप जो हमारे पास है उसकी दोनों इटरेशनें ऊपर वाली हर वैल्यू के लिए पूरी एग्जीक्यूट होंगी। जिस तरह हम लोग 2 वाइल लूप्स को नेस्ट कर सकते हैं, इस तरह हम 2 फॉर को भी नेस्ट कर सकते हैं। एक फॉर के अंदर वाइल को भी नेस्ट कर सकते हैं, या वाइल के अंदर हम लोग फॉर को भी नेस्ट कर सकते हैं।
कोई इसका इश्यू नहीं है। इस कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने रखता हूँ कि नेस्टिंग जो फॉर लूप की है, तो वो आप उसको 2 लेवल पे, 3 लेवल पे, अप टू 4 लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी कंसेप्ट को टू लेवल तक लेके जाएँ तो समझाने के लिए आपके सामने मैंने एक टेबल रखा है, जिसके अंदर हमारे पास जो है एक ग्रिड है 3x3 का। ग्रिड मीन एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर हम रोज़ को आई के साथ और जे को कॉलम के लिए स्पेसिफाई करते हैं, तो आपको मैट्रिक्स की मैनिपुलेशन का पता है कि हमारे पास ये 0 वाली रो है और ये सारी 1 रो है, ये 2 रो है और ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है। अगर हम किसी भी इंटरसेक्शन की वैल्यू देखना चाहते हैं तो ये यहाँ से 1 आया, रो 1 है, और ऊपर से रो ऊपर जो कॉलम है उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ये डब्बा जो होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह के टेबल मैनिपुलेशंस के लिए हम नेस्टिंग जो है वो लूप की इस्तेमाल करते हैं। इसी टेबल को अगर हम सेम वे में अगर सी में ट्रांसफॉर्म करना चाहें, जिसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका जो ऑर्डर है इस टेबल का, या मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है। तो इसके लिए अगर हम प्रोग्राम बनाना चाहें तो आप यहाँ पे देख लें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो जो आउटर लूप होगी हम रो के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो इनर लूप होगी हमारे पास वो कॉलम के लिए इस्तेमाल होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक लूप जो है हमारे पास, हमने देखना है टेबल की कितनी रोज़ हैं, तो जितनी रोज़ हैं उधर तक हमने वैल्यू उसकी सेट कर लेनी है। और यहाँ पे इस केस में हमारे पास आई की वैल्यू इनिशियल 0 है और जे की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो हमने जो आउटर लूप होगी आई की, उसको हमने 3 रोज़ हैं तो आई की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेंगे और लेस दैन इक्वल टू 2 तक लेके जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो इनर लूप होगी उसकी वैल्यू को हम जे से इनिशियलाइज कर रहे हैं लूप को, और वो 0 से स्टार्ट हो रही है और वो भी लेस दैन इक्वल टू 2 तक जा रही है। इस टेबल को हम किस तरह जो है सी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। यू कैन सी ओवर हियर आई और जे, और यहाँ पे हमने फॉर जो आउटर लूप लगाई है, ये आउटर लूप जो हमारे पास रोज़ के लिए और इनर लूप हमारे पास कॉलम के लिए है। आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए कॉलम की तीनों वैल्यू चलेंगी। इस तरह देखिए ना, ये हमारे पास 0 था, इस पूरी रो में एक 0 वैल्यू है और तीनों 0 है, 0 फिर ये 0 फिर ये 0। इसका मतलब है कॉलम की रो की वैल्यू चेंज नहीं हुई, कॉलम की वैल्यू हमारे पास चेंज हुई है। इस तरह हमारे पास जो है उसकी सेकेंड इटरेशन जब आएगी रो की तो 1 हो जाएगी। इस पूरी रो में जो पहली वाली वैल्यू है ये रो की वैल्यू को शो कर रही है, तो स्पीड ये सेकंड रो जो है हमारे पास, इसमें वैल्यू 1 दी, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो और दूसरी हमारे पास जो है अंदर वाली लूप जो है, इनर लूप जो है वो कॉलम के लिए है, तो कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। इस तरह हमारे पास रो सेकंड के लिए भी तमाम रो में रो की वैल्यू सेम रहेगी और कॉलम की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट रहेगी। इसका मतलब कॉलम की वैल्यू सारी चलेंगी। तो जब इसको आप प्रिंट करवाएंगे इस लूप की मदद से, तो आपके पास इसकी आउटपुट कुछ इस तरह आ जाएगी। इसकी सेम आउटपुट यहाँ पे आ रही है। हमारे पास देखें पहली रो में 0 0 पे, फिर 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 हमारे पास आ जाएगी। सो यू just know about this concept very well. एग्जाम्पल 2 में हमारे पास एक टास्क है जिसमें हमारे पास एक ग्रिड है 10x10 का, दिस मीन के 10 रोज़ हैं और 10 कॉलम्स हैं। आपने 10x10 के ग्रिड को लेते हुए आपने फॉलोइंग जो ABC केसेस हैं इस तरह की आपने आउटपुट जनरेट करनी है, कि जिसमें हमारे पास फर्स्ट ए केस में देखें तो हमारे पास जो है जो आउटर लेयर है हमारे पास इस ग्रिड की, मीन दैट द फर्स्ट कॉलम एंड द फर्स्ट रो, द लास्ट रो एंड द लास्ट कॉलम, ये हमारे पास स्टार लगे हुए आ जाएंगे। और जो हमारे पास लेफ्ट बिलो कॉर्नर है सारे का सारा डायगोनल से अंदर की तरफ, वो सारा स्टार में आ जाए, ऊपर वाला कॉर्नर हमारे पास डॉट में आ जाए। तो इसमें आप पहली बात तो जहन में रख लें कि हमने इन तमाम केसेस के अंदर जो आउटर लूप होगी और इनर लूप होगी उन दोनों को हमने इटरेट कर रहे हैं 10 टाइम्स। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 तक लेके जा रहे हैं। तो अगर पहली वाली को हम लोग आई से शो करते हैं और दूसरी वाली को हम लोग जे से करते हैं, तो आई की वैल्यू आई इक्वल टू 1 और आई लेस दैन इक्वल टू 10 एंड जे इज इक्वल टू 1 एंड जे इज लेस दैन इक्वल टू 10। आई की हर इटरेशन के लिए जे की कंप्लीट इटरेशन जो है, जो सेकंड इनर लूप है उसकी सारी इटरेशंस चलेंगी। और फिर लॉजिक हमने जो है जो इनर लूप होगी उसके अंदर लिखना है कि हमने वैल्यू को किस तरह प्रिंट करना है। तो इन तीनों केसेस को हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इनके पीछे जो है ऐसी कौन सी लॉजिक है जिसकी वजह से हम लोग ये वाली सामने वाले जो ABC के केसेस में हमारे पास जो आउटपुट्स हैं इनको हम जनरेट कर सकते हैं।
इस केस में देखें कि ये वाली आउटपुट जो है हमारे पास किस तरह जो है वो बनेगी। जस्ट लुक एट दी फॉलोइंग सी प्रोग्राम। हमने आई की वैल्यू को जो है वो 0 से इनिशलाइज किया हुआ है और 0 को इंक्लूड करेंगे तो आप जो है 9 तक जाएंगे। दिस मीन के आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 मीन के 9 तक आपकी कंडीशन ट्रू बनेगी, आई प्लस प्लस। और इनर लूप में हमारे पास जे की वैल्यू 0 स्टार्ट हो रही है एंड जे लेस देन 10, दिस मीन द लूप इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू 0 टू 9 जे प्लस प्लस। और फॉर के अंदर जाके आप ये कंडीशन लगा रहे हैं कि जब आई और जे की वैल्यू सेम हो, दिस मीन के डायगोनल जो है हमारे पास उसकी वैल्यू सेम आ रही है, या हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, आई इक्वल टू 0, दिस मीन पहली रो की बात हो रही है, और जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 किस में होगा, ये हमारे पास आई इक्वल टू 0 की वैल्यू है, और जे इक्वल टू 0 हमारे पास पहला कॉलम जो है उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, ये वाली रो बन रही है, ये वाली, तो इसमें हमारे पास जे की वैल्यू सारी 0 आ जाएंगी। आई इक्वल टू 9, आई इक्वल टू 9 मीन ये वाली रो, लास्ट वाली रो, एंड जे इक्वल टू 9 मीन लास्ट वाला कॉलम। तो जब ये और लगा हुआ है तो इनमें से कोई भी कंडीशन, जब कभी भी ये वैल्यू हमारे पास आएंगी तो ये आउटर लेयर जो है हमारे पास बन जाएगी। ये आई इक्वल टू जे मीन डायगोनल वाली वैल्यू आ जाएंगी सारी, ये लाइन, और हमारे पास आई इक्वल टू 0 टॉप लाइन, आई इक्वल टू 9 लास्ट वाली लाइन, जे इक्वल टू 0 हमारे पास पहला कॉलम, एंड जे इक्वल टू 9 हमारे पास लास्ट कॉलम। तो ये हमारे पास जो है ये इनसे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कंडीशन से हमारे पास, और पांचवी कंडीशन से, चार कंडीशन से आपकी आउटर लेयर, और एक कंडीशन जो हमारे पास आई इक्वल टू जे फर्स्ट है उससे आपका डायगोनल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने ये कहा हुआ है कि जहाँ पे आई की वैल्यू जे से बड़ी है तो हमारे पास जो है डायगोनल से लेफ्ट बिलो वाली वैल्यू सारी की सारी बड़ी आती है अंदर वाली, उनको हमने स्टार से रिप्लेस करना है, और बाकी जो है हमारे पास वो वैल्यू जो है वो डॉट से रिप्लेस हो जाएंगी। इस तरह जो है हमारे पास ये प्रोग्राम जब जो है रन होगा तो आई की पहली वैल्यू 0 आएगी, उसके बाद 0 के वैल्यू के साथ अंदर वाली सारी वैल्यू चेक होंगी, तो जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू बनती है उन जगह पे जाके वो वैल्यू को रिप्लेस कर देगा आपके स्टार के साथ। तो इस तरह हमारे पास आउटर लूप की हर इटरेशन के लिए इनर लूप की सारी इटरेशन रन होंगी, और आई और जे की जो कंपैरिजन नीचे किया जा रहा है इफ कंडीशन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर, कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी वैल्यू आपके पास प्रोडक्ट के बीच में हमारे पास आर का ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन नहीं है। सेकंड वाले केस में हमारे पास देखा जाए तो हमने दो डायगोनल प्रिंट करवाए हैं, और आउटर लेयर जो है उसकी ग्रिड की जो है वो हमने स्टार से रिप्लेस की हुई है, बाकी वैल्यू जितनी भी है उनको हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। इस लॉजिक को हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास हमारे पास वही है कि लूप जो है हमारे पास दोनों जो है 10x10 इस मीन के 10 रोज एंड 10 कॉलम्स हैं, तो आपने शुरू में ही दो लूप्स लिखनी है, आउटर एंड इनर, जिसकी वैल्यू जो है सेम रन होगी। दोनों लूप जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही हैं और 10 तक जा रही हैं, दिस मीन कि 9 तक जा रही हैं, लेस दैन 10 वैल्यूज उनकी आएंगी। इस केस में हमारे पास आउटर लेयर को बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 9, जे इक्वल टू 9, और आई इक्वल टू जे जो है हमारे पास ये वाला कॉर्नर जो है, ये वाला जो डायगोनल है, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इस डायग्राम को प्रिंट करने के लिए हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं उनको अगर हम आई और जे की वैल्यू को जमा करें तो अगर वो उनका जो रिज़ल्ट है वो 9 अगर बनता है, इक्वल टू 9 आता है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं। यहाँ से अगर ऊपर आप जा रहे हैं तो ये सारी की सारी ये डायगोनल की वैल्यू हैं, इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो 9 बनेगा। तो हम ये कहते हैं कि बाकी जितनी वैल्यू भी हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, और ये जो वैल्यू इनमें से जो इफ़ वाली बॉडी पे कंडीशन ट्रू हो रही है उनको हम स्टार से रिप्लेस कर रहे हैं, और जो नई कंडीशन ट्रू हो रही तो उस एल्स वाले पार्ट में हम लोग सिंपल जो है प्रिंटफ के अंदर हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। तो इस वजह से आपका ये वाली आउटपुट हमारे पास इस कोड सेगमेंट से बन जाएगी। केस 3 में हमारे पास जो आउटपुट है वो पहली वाली से मिलती जुलती है, जिसमें हमने पहले वाले केस में ये वाला जो पोर्शन था अपर राइट जो हमारे पास डायगोनल के सेंट्रल डायगोनल के
अपर राइट की तरफ जो है उसको हमने सब एरिया को हमने डॉट से रिप्लेस किया था, लेकिन यहाँ वाले केस में हमारे पास क्या होगा, उसको ब्लैंक छोड़ना है और जो हमारे पास अपोजिट डायगोनल है उसकी वैल्यू को स्ट्रेट देना है। दो डायगोनल्स और लेफ्ट बिलो कॉर्नर जो है उसको स्टार से फिल करना है और अपर राइट जो हमारे पास कॉर्नर बनता है सारे का सारा डायगोनल से ऊपर की तरफ उसको हमने ब्लैंक छोड़ना है मास वाइज के कि आपका जो डायगोनल है अपोजिट टू दी इस डायगोनल के, तो इसको आपने पूरा का पूरा प्रिंट करवाना है। जस्ट सी द लॉजिक बिहाइंड दिस आउटपुट। हमने क्या किया कि आउटर लेयर को बनाने के लिए हमारे पास आई की वैल्यू 0 छोड़ी, दिस मीन पहली रो पूरी में आई की वैल्यू 0 है तो ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। जे इक्वल टू 0, दिस मीन कि जे का जो पहला कॉलम है वो हमारे पास 0 है, सारी की सारा इस पूरे पूरे कॉलम में जे की वैल्यू 0 आएगी, तो ये जे की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 9 है, ये प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे जे की वैल्यू 9 है तो ये प्रिंट कर देगा। ये वाला जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को प्रिंट करने के लिए हमारे पास आई इक्वल टू जे की वैल्यू सेम आएंगी और इस कॉर्नर के ये वाला जो कॉर्नर ये जो डायगोनल है इस कॉर्नर से जो लास्ट ऊपर तक वैल्यू जा रही है इसके अंदर हमारे पास आई प्लस जे इक्वल टू 9 बनता है। 9 मीन के हम दोनों के अंदर जो दोनों आई और जे की वैल्यू को जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इसको जब हमने, और ये वाला जो बिलो वाला कॉर्नर है इसको पूरे को फिल करना है अगर आपने स्टार के साथ, तो हम ये कह दिए कि आई की वैल्यू इस पूरे कॉर्नर में जे की वैल्यू से बड़ी है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, इनमें से पूरी की पूरी इफ के अंदर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। और इस वाले केस में ऊपर से आई की वैल्यू 0 आ रही है और दिस मीन के पहली रो जितनी भी होगी आई की वैल्यू इसकी तमाम इटरेशंस के लिए पहली रो प्रिंट हो रही है, ये पहली रो के लिए, मतलब कॉलम की सारी वैल्यू ये वाली हैं और ऊपर से रो की वैल्यू 0 आ रही है। तो पहली वाली पूरी रो में जो आई की वैल्यू 0 है तो उस केस में हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ये प्रिंट कर देगी। इस तरह आई की सारी वैल्यू के लिए जब एक एक वैल्यू ऊपर से आती जाएगी, नीचे वाले सारी की सारी जो कॉलम की वैल्यू एटरेट होंगी, तो उस हिसाब से हमारे पास जो है इनमें से कोई भी कंडीशन हमारे पास अगर एक भी ट्रू होती है, जिस केस में जो आपने लॉजिक लिखी हुई है यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है जो भी ट्रू बनती है तो उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास स्टार प्रिंट हो जाएगा। और जहाँ में से कोई भी अगर वैल्यू जो है हमारे पास जो है वो कंडीशन ट्रू नहीं बनती, इस मीन यहाँ पे इफ़ के अंदर सारी की सारी जो वैल्यू हमने चेक की हैं सब जो है वो फॉल्स रिटर्न कर रही हैं, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। वो बेसिकली वो ये वाला कोई एरिया होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी जो इस कंडीशन में लाई नहीं करेगी, इसकी वजह से हमारे पास ये वाला जो है टेबल प्रिंट हो जाएगा। इस लॉजिक को बेसिकली यूज़ करते हुए मैंने आपके पास 3 केसेस रखे, पीछे इसकी लॉजिक मैंने आपको समझा दी है। बच्चों आपने ये करना है कि जो बाकी जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आप पॉसिबल बना सकते हैं इसी लॉजिक को यहाँ पे ट्रेड करते हुए अल्टर करते हुए, तो आप जो है वो सारी की सारी शेप्स यहाँ पे बनाएंगे। और एग्ज़ाम में मैं आपसे इस तरह की कोई भी शेप की जो है ना वो आउटपुट आपको बता दूंगा और आप उस आउटपुट को देखते हुए आपने उसका सी का कोड यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप लिखना है। उसके बाद है जी कि मल्टीपल इनिशलाइजेशन इन ए फॉर लूप, कि हम फॉर लूप के अंदर जो है मल्टीपल इनिशलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने आई की वैल्यू 1 और कामा के साथ जो जे की वैल्यू 2 वेरिएबल्स हैं आई एंड जे, उनको हमने इनिशलाइज कर दिया। वी कैन हैव मल्टीपल इनिशलाइजेशन फॉर लूप एज शोन बिलो, फॉर आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 1। और अगर आप यहाँ पे उसको कामे के साथ करना है और उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगानी है, और यहाँ पे आगे कंडीशन जो है वो आपने लॉजिकल ऑपरेटर के साथ लिखी हुई है कि आई इज लेस देन 10 एंड जे इज लेस देन 10। देन वी हैव आफ्टर सेमी कॉलन वी जस्ट इंक्रीमेंट बोथ द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, आई प्लस प्लस कामा नॉट सेमी कॉलन जे प्लस प्लस, both are separated by comma. It has two test conditions joined together using AND logical operators. You cannot use multiple test conditions separated by the comma. Comma करके multiple condition आप नहीं लगा सकते. You must use logical operators such as AND or to join conditions. Conditions को join करने के लिए आप बीच में logical operator use कर सकते हैं, कामे के साथ उसको आप operate नहीं कर सकते. It has two variables and increment part. इंक्रीमेंट पार्ट के अंदर जो है आपके पास 2 वेरिएबल लिखे हैं आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस, उसको भी आपने कामे की सेपरेट आपने करना है। यहाँ हमारे पास एक मैंने प्रोग्राम बनाया आपके सामने जिसमें हमने
आई और जे की वैल्यू जो है मल्टीपल इंस्टॉलेशन की है, आई को लेस देन 3 एंड जे लेस देन 5, आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। और जब इनकी वैल्यू को जो हम चलाएंगे तो हमारे पास इस प्रोग्राम की कुछ आउटपुट इस तरह आ जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर का जो सेंटेक्स है वो भी समझ आ गया होगा। अगर हम लूप की बात करें तो जितनी प्रोग्रामर्स हैं जो वो ज़्यादातर इजी रहते हैं फॉर लूप के साथ, बिकॉज हम एक ही लाइन के अंदर जो है इनिशियलाइजेशन और टेस्ट कंडीशंस और उसके बाद इंक्रीमेंट जो है हम लिख देते हैं। फर्स्ट केस में जब आप फॉर लूप में जाते हैं तो पहले जो इनिशियल वैल्यू होती है उसका टेस्ट परफॉर्म होता है, और उसके बाद अगर वो टेस्ट की जो परफॉर्म कर रहे हैं कंडीशन ट्रू बनती है तो आपकी जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट करेगी, और फिर सीधा कंट्रोल आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो लास्ट ऑपरेशन है लूप का उस पर जाएगा। फिर उसके पीछे वाली वैल्यू जो है हमारे पास टेस्ट कंडीशन परफॉर्म होगी और फिर नीचे बॉडी में आएगा। तो लूप की वैल्यू जो है जब कंडीशन वाली वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लूप जो है वहाँ पर टर्मिनेट कर जाएगी। और फॉर लूप की मदद से हमने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं, और मैं आपको भी कहता हूँ कि आपने भी इस फॉर लूप के कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना है। और बहुत से प्रोग्राम भी जो हमने आज के लेक्चर में सीखे हैं इनको भी आपने डेफ सी के अंदर एक्सरसाइज करना है। इससे मिले जुले प्रोग्राम अपने और भी बनाने हैं, और ताकि आपकी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आप फॉर की जो जो सेंटेक्स है और जो कॉमन किस्म के इसके अंदर एरर्स आ सकते हैं उनसे भी अवेयर हो जाएं। जब आप प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे डेफ सी कंपाइलर के अंदर तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन इस लेक्चर के हिसाब से हो तो आप मुझे इस लेक्चर के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आप सब लोगों के पास है। और सेकेंडली ये लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, आप उसके कमेंट सेक्शन में भी जाके मुझसे आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको भरपूर समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडी को भरपूर टाइम दीजिएगा। और प्रोग्रामिंग का तो एक ही रूल है, कीप काम एंड लव प्रोग्रामिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।